आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। मैं संतोष कुमार यादव, रेलवे स्कूल नैनपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे समन्वय की अवधारणा एवं महत्व। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समन्वय का क्या अर्थ होता है। समन्वय का शाब्दिक अर्थ होता है तालमेल, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों और उनकी गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। समन्वय के द्वारा 2 और 2 को जोड़कर 5 बनाना संभव है, अर्थात 2 व्यक्ति और संस्थाओं के बीच में यदि समन्वय स्थापित होता है तो वे अपनी क्षमता से ज़्यादा कार्य करने में सफल हो सकते हैं। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाओं जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, वित्त एवं सेवी वर्गीय विभागों में समन्वय स्थापित करना होता है, जिससे कि व्यवसायिक उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। समन्वय को समझाने के लिए टूल किट नंबर 10 में आप देख सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि समन्वय का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक संगठन में की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित किया जाता है ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। अर्थात संगठन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल स्थापित करना, जिससे कि संगठन अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके, इसके लिए समन्वय का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय की विशेषताएं। समन्वय की सबसे पहली विशेषता, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता है। समन्वय की आवश्यकता हमें उस समय पड़ती है जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत से व्यक्तियों की सहायता से कार्य करते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग किस्म का कार्य करता है, तो उन सभी के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना आवश्यक होता है। यदि समन्वय नहीं होगा तो एक व्यक्ति कितना भी कार्य कर ले, वो किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए समन्वय की आवश्यकता होती है कि सभी लोग इस प्रकार से कार्य करें कि सभी कार्यों को पूरा करना संभव हो सके। विशेषता नंबर 2, समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। समन्वय की प्रकृति प्रयासों में एकता पैदा करने की होती है। इसका अभिप्राय यह है कि समन्वय प्रक्रिया के दौरान एक संगठन में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में इस प्रकार से तालमेल स्थापित किया जाता है कि उनमें एकता स्थापित हो सके। जैसे कि क्रय और विक्रय विभाग अपनी अपनी क्रियाएं इस प्रकार से संपादित करते हैं कि क्रय करने के आदेशों की पूर्ति की जा सके। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। समन्वय का कार्य ऐसा है जो कि लगातार चलता रहता है। एक बार कोई कार्य पूरा करने के बाद में हमें दोबारा से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती है, दिन प्रतिदिन चलती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। एक बार कोई व्यवस्था बनाने के बाद हम यह नहीं कह सकते कि अब हमें आगे समन्वय की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये निरंतर किए जाने वाला कार्य होता है। लगातार कार्यों पर निगरानी रखना आवश्यक होती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। समन्वय विशेषता नंबर 4 में, समन्वय एक सर्वव्यापक कार्य है। समन्वय घर के बाहर, व्यवसाय, गैर व्यवसाय सभी स्थानों पर लागू होता है। समन्वय की प्रकृति इस तरह की है कि एक शिक्षण संस्था में टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। एक स्कूल में जितने भी शिक्षक कार्य करते हैं, जो अध्यापन करते हैं, उन्हें कब किस कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है, अगर ये सुनिश्चित न कर दिया जाए तो सभी शिक्षक इस संबंध में भ्रमित रहेंगे कि हमें कब कहाँ जाना है। एक ही शिक्षक किस वक्त किस क्लास में जाए उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसमें टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था होती है। यानी टाइम टेबल बनाना समन्वय स्थापित करने का प्रयास है, जिससे कि कोई भी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी, अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। जिस प्रकार क्रिकेट के खेल में सभी खिलाड़ियों को उनके पूर्व निर्धारित स्थानों पर खड़े होकर फील्डिंग करना होती है, यदि ऐसा पहले से तय न किया जाए तो ग्राउंड में पहुंचने के बाद खिलाड़ियों को समझ में नहीं आएगा कि उन्हें कहाँ जाना है। इस प्रकार से समन्वय स्थापित करने से व्यवस्था का निर्माण होता है। विशेषता नंबर 5, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो तीनों स्तर पर
विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं, प्रत्येक क्रिया महत्वपूर्ण होती हैं, अतः सभी प्रबंधकों का यह उत्तरदायित्व है कि वे समन्वय स्थापित करने का प्रयास करें। जो प्रबंधक जिस क्षेत्र में कार्य करता है उसे उस क्षेत्र से संबंधित समन्वय का कार्य करना होता है। समन्वय विशेषता नंबर 6, समन्वय जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है। तो समन्वय कभी कभी अपने आप स्थापित नहीं होता, कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, इसके लिए जानबूझकर के कोई व्यवस्था बनाना पड़ती है। जैसे कि किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए बहुत से शिक्षक होते हैं, परंतु यदि टाइम टेबल न बनाया जाए तो सभी शिक्षक परेशान रहेंगे, कब हमें कहाँ क्या पढ़ाने के लिए जाना है। इसलिए उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए स्कूल में टाइम टेबल को बनाया जाता है, जिससे कि सभी शिक्षक अपने कार्य को नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से कर सकें और किसी की वजह से किसी अन्य को असुविधा का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समन्वय जानबूझकर किए जाने वाला कार्य है। अगर ये न किया जाए तो कार्यों में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय प्रबंध का सार है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रबंध के अंतर्गत एक प्रबंधक के द्वारा नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रबंध के इन 5 कार्यों को करने के संबंध में नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इन 5 कार्य को करने के लिए समन्वय आवश्यक है। यदि प्रबंधक के द्वारा अपना पूरा समय केवल किसी एक कार्य में लगा दिया जाए तो अन्य कार्य कब होंगे, कौन करेगा, कैसे करेगा, यह व्यवस्था बनाना आवश्यक है, क्योंकि 5 कार्य नियमित रूप से करना होते हैं और सभी का पर्याप्त महत्व होता है। यदि किसी कार्य को छोड़ दिया जाए तो उससे संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त होने में असफल हो जाएगा। इसी को कारण से समन्वय को प्रबंध का सार कहा गया है। इसके महत्व को दर्शाने के लिए समन्वय के विभिन्न प्रबंध के कार्यों से व्यवस्था किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसको समझाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे वर्णित किया गया है समन्वय और नियोजन का संबंध। एक प्रबंधक नियोजन कार्य में व्यस्त हो जाता है तो उसका सोच विचार का केंद्र बिंदु केवल समन्वय होता है, अर्थात उसे प्लानिंग करते समय इस बात पर विचार करना होता है कि किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपा जाए, कब कौन सा कार्य किया जाना चाहिए, क्रियाओं का क्रम क्या होना चाहिए, कौन सी क्रियाएं कब होंगी, इनका निर्धारण करना नियोजन होता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरा कार्य दिया गया है समन्वय एवं संगठन। जब प्रबंधक यह कार्य करता है तो उसका प्रयास होता है उसके सभी विभागों में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उनके कार्यों में तालमेल स्थापित करना, जिससे कि प्रत्येक विभाग का कार्य इस प्रकार से किया जाए कि वो अन्य कार्य विभागों के साथ साथ चलता रहे। जैसे कि स्कूल में किसी विषय का कोर्स कम होता है, किसी विषय में कोर्स ज़्यादा होता है, तो जिन विषय में कोर्स अधिक होता है उन्हें एक पीरियड के अतिरिक्त भी अन्य अतिरिक्त पीरियड अध्यापन कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे कि संस्कृत का कोर्स सबसे कम होता है तो वहाँ पर कम पीरियड दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से विज्ञान और सोशल साइंस, गणित, इन 3 विषयों में अधिक पीरियड की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर अतिरिक्त पीरियड उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि उनका भी कोर्स हो सके। तो यहाँ पर हम विषय को एक विभाग मान सकते हैं और उनके बीच में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि सभी के कार्य पूर्ण हो सकें। तीसरा देखेंगे समन्वय एवं नियुक्तिकरण। एक प्रबंधक के द्वारा नियुक्ति का कार्य किया जाता है तो उसका ध्यान इस बात पर रहता है कि जितने भी विभाग हैं उनमें जितने भी व्यक्तियों की आवश्यकता है वे सभी पूरी हो जाएं। प्रत्येक विभाग को योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार से प्राप्त हो कि वे अपने विभाग के जो उनके दायित्व होंगे उनका संचालन का कार्य अच्छे ढंग से कर सकें और संगठन में होने वाली समस्त क्रियाएं बिना किसी बाधा के चलती रह सकें। इसके बाद में समन्वय एवं निर्देशन। समन्वय के अंतर्गत निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि एक अधीनस्थ व्यक्ति को जब प्रबंधक द्वारा आदेश दिया जाता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है
कि इसका अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात उसे ये प्रयास करना होगा कि वह किसी के साथ में पक्षपात न करे, क्योंकि यदि किसी के फेवर किया जाता है तो अन्य कर्मचारी भी इस प्रकार की अपेक्षा रखेंगे, उससे अव्यवस्था का निर्माण होता है। तो निर्देशन इस प्रकार से दिया जाए कि भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए और दूसरा किसी के पक्ष में आपके निर्णय प्रतीत नहीं होना चाहिए कि किसी को लाभ प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, अर्थात प्रबंधक की स्थिति निष्पक्ष दिखाई देनी चाहिए। इसके बाद में प्रबंध का समन्वय से नियंत्रण से संबंध। नियंत्रण के अंतर्गत संगठन में होने वाले कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है ताकि समय पर ही सुधारात्मक कार्रवाई करके विपरीत परिणामों से बचा जा सके। यदि संगठन में नियंत्रण का कार्य समय पर किया जाता है तो थोड़े थोड़े दिनों के बाद में यह देखा जाता है कि हमको कितना कार्य करना चाहिए था, कितना कार्य हमने किया। यदि कम कार्य किया तो उसके कारणों को ढूंढकर उनमें सुधार किया जाता है, जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यदि इस प्रकार से संगठन में नियंत्रण के कार्य को महत्व न दिया जाए, उस पर ध्यान न देने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए नियंत्रण के संबंध में समन्वय आवश्यक होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रबंध के सभी कार्यों के साथ में समन्वय का सीधा सीधा जुड़ाव है। अतः हम ये कह सकते हैं कि समन्वय प्रबंध का कोई अलग से कार्य न होते हुए प्रबंध का एक सार है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के किन स्तरों पर होती है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर एवं निम्न स्तर। प्रबंध के स्तरों की दृष्टि से अगर हम समन्वय को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि समन्वय का संबंध किसी स्तर विशेष से नहीं होता, बल्कि इसका संबंध प्रबंध के कार्यों से होता है। और तीनों स्तर पर जो भी प्रबंधक कार्य कर रहे होते हैं वहाँ समन्वय की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति के द्वारा समन्वय करना संभव नहीं है, इसलिए समन्वय का कार्य प्रत्येक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। समन्वय सामूहिक प्रयासों के साथ में किए जाने वाला कार्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है उनका सामूहिक रूप से इस प्रकार से प्रबंध किया जाता है कि वे संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल सिद्ध हो सकें। समन्वय का महत्व। परीक्षा की दृष्टि से यह एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला महत्व का बिंदु संगठन का आकार। जिस प्रकार से आज व्यवसाय का आकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलता जा रहा है, ऐसी स्थिति में हजारों लाखों व्यक्ति एक संगठन में कार्य करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, काम करने का ढंग, उसका व्यवहार, उसकी भाषा, उसका धर्म, क्षेत्र, पसंद आदि अलग अलग होती हैं। ऐसी स्थिति में इतनी सारी विभिन्नताओं के होते हुए हमें एक समूह में उन्हें जोड़कर कार्य करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य हो सकता है। तो समन्वय के द्वारा हम इन लोगों के बीच में ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं कि वे सभी व्यक्ति संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकें। दूसरा बिंदु कार्यात्मक विभेदीकरण। एक संगठन में स्थापित होने वाले विभिन्न विभाग जैसे कि क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सेवी वर्गीय विभाग आदि में प्रत्येक विभाग के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपना अपना कार्य होता है। तो हमें इस बात का विचार करना होता है कि हमें उनके बीच में कार्यों का विभाजन इस प्रकार से करना है, कर्मचारी इस प्रकार से वितरित करने हैं कि वे सभी मिलकर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक बने। यदि यहाँ पर हमसे किसी प्रकार की चूक हो जाती है, अर्थात जहाँ पर ज़्यादा कर्मचारी की आवश्यकता है वहाँ पर कम दिए, जहाँ कम की आवश्यकता है वहाँ ज़्यादा कर्मचारी अगर दे दिए जाएं तो हमारे संगठन में उत्पादन कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। किसी जगह पर कर्मचारी पर अत्यधिक कार्य भार पड़ेगा और किसी स्थान पर कर्मचारियों पर कोई काम नहीं होगा, वो बैठे रहेंगे। कोई काम नहीं होने के कारण हमें बिना काम कराए उन्हें मजदूरी या वेतन का भुगतान करना पड़ेगा, जिससे हमारे व्यवसाय में हानि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये हानि से बचने का अच्छा तरीका यह होगा
कि हम उनमें समन्वय स्थापित करें और आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों को अरेंज करें। इसके बाद में तीसरा बिंदु है विशिष्टीकरण। प्रत्येक संगठन में विशिष्टीकरण को अपनाया जाना चाहिए। अब सवाल आता है कि यहाँ पे विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। परीक्षा की दृष्टि से यह एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें पूछा सकता है कि विशिष्टीकरण को समझाइए। तो विशिष्टीकरण का तात्पर्य है किसी एक कर्मचारी को उसकी क्षमता, उसकी रुचि के आधार पर पहचान करके हम उसे कोई एक कार्य सौंप दें और उसमें बार बार परिवर्तन न करते हुए वही कार्य करने के लिए उसे लगातार दे दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करते हुए वह व्यक्ति अपने कार्य में कुशल हो जाता है। उस कार्य में आने वाली समस्याओं की उसे पहले से जानकारी होती है, जिनका किस प्रकार समाधान किया जा सकता है ये वो जानता है। इस प्रकार से वो उन बाधाओं को स्वयं दूर करने में सफल हो जाता है। एक ही कार्य को बार बार करते हुए उसके कार्य करने की गति बहुत ही तेज हो जाती है, त्रुटि की संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था करने को विशिष्टीकरण कहा जाता है। यहाँ पर कार्य का वितरण करते समय कर्मचारी की क्षमता, उसकी योग्यताओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि हम उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार कार्य का वितरण करते हैं तो वो अपने कार्य को बहुत ही अच्छे ढंग से करने में सफल हो सकता है। इसके बाद में चौथी महत्व का बिंदु है विभिन्न प्रक्रियाओं की एक दूसरे पर निर्भरता। जैसे कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्रबंध में विभिन्न किस्म के कार्य किए जाते हैं। ये सभी कार्य मिलकर किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य, प्रत्येक इकाई जो संस्था में कार्य करती है वो दूसरे पर आश्रित होती है। सभी इकाइयां आपस में जितनी ज़्यादा एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा बड़ा संगठन होगा, जितनी ज़्यादा इकाइयां होंगी, समन्वय की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती है, उतना ही ज़्यादा समन्वय का महत्व होता है। जितने अच्छे ढंग से ये समन्वय का कार्य किया जा पाएगा, संगठन उतना ही सफल सिद्ध होता है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में समन्वय का अर्थ को जाना, समन्वय की विशेषताओं को जाना, समन्वय प्रबंध का सार है इसके बारे में हमने समझा और उसका अध्ययन करके देखा। समन्वय की आवश्यकता किन किन प्रबंध की स्तरों पर होती है इसके बारे में हमने जाना और समन्वय का क्या महत्व है, उसके क्या बिंदु हैं, इसके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की है। उम्मीद है अब आप समन्वय के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इसका आप बार बार अध्ययन करें और इस प्रकार से हमारा व्यवसाय अध्ययन का पहला अध्याय प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व पूर्ण होता है। आप इसका खूब अच्छे से अभ्यास करें, बार बार पढ़ के देखें। धन्यवाद।